मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। शाम के 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपनी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है और ये बैठक शाम 6 बजे आयोजित होगी। नई सरकार के गठन के बाद ये पहली कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और नई सरकार के गठन के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। आमतौर पर देखिए ऐसी बैठकों में सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है और विकास कार्यों की दिशा, प्रशासनिक बदलाव और जनता से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, मंजूरी मिल सकती है। खासतौर पर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर सरकार का रुख साफ हो सकता है। यानी कि नई सरकार का रोडमैप और काम करने का एजेंडा भी इस बैठक से तय होने की उम्मीद है। सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट की बैठक बिहार की राजनीति और प्रशासन में क्या नए संकेत देती है, वो देखना होगा। इस बैठक के बाद शाम 6 बजे बैठक होने वाली है सम्राट मंत्रिमंडल की। कल प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है, आज पटना लौट रहे हैं और उसके बाद शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है, किन मायनों में ये बैठक अहम हो जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बैठक है और सरकार बनने के बाद लोगों को इंतजार था कि कब सम्राट चौधरी अपनी पहली बैठक बुलाएंगे। कई चर्चाएं हुई लेकिन आज शाम 6 बजे पहली बैठक सम्राट चौधरी ने बुलाई है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र है जिससे फ्लोर टेस्ट भी होना है और सरकार से जुड़े कई एजेंडे भी विधानसभा में लाए जाएंगे। चूंकि एक दिन का ही सत्र होगा तो इस विशेष सत्र में सरकार चाहेगी कि जो एजेंडे हैं सरकार के उसे विधानसभा के फ्लोर पर लाया जाए और विधानसभा सत्र को लेकर के जिन एजेंडों पर चर्चा होनी है उसको आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में लाने की उम्मीद है। साथ ही साथ चूंकि ये पहली कैबिनेट की बैठक है सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी का भी देखना होगा कि क्या कुछ एजेंडा वो लेकर के खुद से आते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, मार्गदर्शन मिल गया है और कहीं न कहीं इंतजार भी सम्राट चौधरी को था कि पीएम मोदी से पहले मुलाकात करें, उसके बाद जो बिहार के विकास के आगे की रणनीतियां हैं वो बनाई जाए। तो शाम 6 बजे जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और विधानसभा का विशेष सत्र, उसको लेकर तैयारियों को लेकर के जो एजेंडे हैं वो लाए जाएंगे और दूसरी ओर चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है सम्राट चौधरी की, तो देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस कैबिनेट की बैठक में क्या लेकर के बिहार के लोगों के लिए आते हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको ये बता दें कि दिल्ली में है अभी सम्राट चौधरी और अभी लगातार नेताओं से मुलाकात का दौर सम्राट चौधरी का जारी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और इतना ही नहीं, राधा मोहन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो देखिए नेताओं से मिलने का दौर जारी है। पहले उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है, जिसके बाद वो पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के आवास भी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है उनका। और इन लगातार बैठकों को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे नई सरकार के भीतर सामंजस्य और रणनीति को लेकर के भी संकेत मिल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं राधा मोहन सिंह के आवास पर जब मुलाकात करने के लिए गए दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी। कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी वो मिले और आज भी मुलाकात का दौर जारी है और शाम के 6 बजे बिहार में आकर के मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी करने जा रहे हैं। तो लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी तो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अपने कामों को लेकर के और साथ ही साथ पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात का दौर भी जारी है। राधा मोहन सिंह से मुलाकात की तस्वीर और गिरिराज सिंह से जब वो मिले उनके आवास पर जाकर, ये दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है सीएम सम्राट और आज ही पटना लौट जाएंगे और पटना लौटने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी करने वाले हैं। तो सीएम सम्राट चौधरी दिखा रहे हैं कि वो काफी एक्टिव हैं, काफी सक्रिय हैं और जिस सोच के साथ उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया है उसके लिहाज से पूरे तरीके से सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, यहां पर सम्राट चौधरी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे लेकिन आज ही वो पटना लौट जाएंगे और पटना में एक अहम बैठक भी करने वाले हैं।
चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार 3 तारीख से यानी कि 3 मई से पूरे बिहार की कह सकते हैं कि यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से होगी। इस यात्रा में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे और यात्रा के दौरान निशांत जिस जिले में जाएंगे वहां के विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे और उसके बाद जिले के प्रमुख जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो 3 मई से वो बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और जनता से वो जुड़ पाए, जो ग्राउंड पर समस्याएं हैं या क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वो जानना चाहते हैं, लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं और इसी लिहाज से ये यात्रा इस बार काफी अहम रहने वाली है। नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर निशांत कुमार चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का जायजा लेंगे निशांत, जमीनी हालात समझेंगे और उसके बाद स्थानीय जेडीयू नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। यानी कि संगठन को मजबूत करने और जमीनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। निशांत जी की यात्रा से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेता में एक उत्साह है, उमंग है, जोश है और निश्चित रूप से उनकी यात्रा से जो है अब संगठन के जो मजबूती मिलेगी, जो देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में ज्यादा काफी उत्साह है और यात्रा जो है प्रथम मई के प्रथम सप्ताह से उनका यात्रा शुरू हो रहा है और यात्रा जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी और उसका विस्तृत जब हम लोग ब्यौरा बना लेंगे, रोड मैप बना लेंगे तो जानकारी आपके मीडिया के साथी को शेयर करेंगे। अच्छा, इस यात्रा में सर ये भी जानकारी मिल रही है कि लोगों से मुलाकात करेंगे, कोई सभा वगैरह भी होगा, किस तरीके से? नहीं, यात्रा अभी पहली जो यात्रा है इनका प्रथम चरण में सब जा रहे हैं। तो जाने में यात्रा में वहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम को भी समीक्षा देखेंगे जहाँ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि है, जो काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उसको भी कहीं विजिट करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है, जिला स्तर के कार्यकर्ता है, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता है, जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है पार्टी के, उनसे संवाद करेंगे। सिर्फ पद होल्डर से संवाद करेंगे और अच्छा साबित होगा 2 कारणों से। एक तो निशांत जी के लिए आवश्यक है कि वो लोगों से जुड़ेंगे, सीधा संवाद होगा, खास करके जो जनता दल के कार्यकर्ता हैं उनसे उनका सीधा सामना होगा। तो जो हमारे कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता हैं, उनको भी खुशी होगा और मजबूती मिलेगा और खास करके श्री निशांत कुमार जी को भी एक अच्छा अनुभव होगा। और देखिए जिस तरीके से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर बयान दिया, एक अजीबोगरीब बयान, उसके बाद अभी तक वो उसी बयान पर कायम है और जिस तरीके से महिला आयोग ने पप्पू यादव को लेकर के कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, महिला आयोग से मिले नोटिस पर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे नोटिस को वो रद्दी में फेंक देते हैं। पप्पू यादव का ये बयान उसके बाद घिर चुके हैं चारों तरफ से, लेकिन फिर भी वो कायम है। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाना चाहेंगे क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। कि मेरा पूरा वीडियो देखिए और वो भी वही नोटिस दी है कि राजनीति में हम तो आज भी उस पर कायम है। अब ये पॉलिटिकलाइज होकर के पप्पू यादव को नोटिस, ये तो राजनीति करती है। इन लोगों के बारे में हमको सब पता है, कौन कैसे आयोग में जाता है। ये नोटिस का ये रद्दी की टोकरी में फेंक दें। दरअसल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक अजीबोगरीब महिलाओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं वो 90% महिलाएं तब आ पाती हैं जब वो नेता के बेड से होकर के गुजरती हैं और अभी भी वो अपने बयान पर कायम है। और इधर बिहार महिला राज्य आयोग की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है, माफी मांगने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मनुवाद ओवर संविधान, हमारी नियत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ देश में संसद के अंदर 33% महिला भागीदारी की मांग चल रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां 50% हिस्सेदारी तक की पैरवी कर रही हैं।
यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं। ऐसे दौर में भी एक सांसद की सोच कितनी ओछी है वो भी देख लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये ओछी सोच एक ऐसे नेता की है जो छठी बार सांसद बना है। ये सोच एक ऐसे नेता की है जिसकी पत्नी खुद राजनीति में है और सांसद भी है। इस बड़बोले नेता का नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती और कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। पप्पू यादव के इस विवादित बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों की महिला नेताओं ने पप्पू यादव के बयान की निंदा करते हुए उनकी सोच को छोटी और ओछी बताया है। पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और माफी मांगने को कहा है। अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए। ज्यादातर विवाद की वजह से चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार सारी हदें पार कर दी। सवाल है, पप्पू यादव का ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या पप्पू यादव ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महिलाओं और उनकी काबिलियत का अपमान किया है? देखना होगा महिला आयोग की नोटिस का पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री को दिए गए बयान को लेकर के निर्वाचन आयोग से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। आपको ये बताते चलें, दरअसल शिकायत दर्ज कराई गई है खड़गे के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट बताया है खड़गे ने। और इस मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के मामले में भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। पप्पू यादव ने जो महिलाओं को लेकर के बयान दिए हैं उसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। और इसको लेकर के पूरे एनडीए ने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है और पूरे महिला समाज ने पप्पू यादव की निंदा की है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो राजनीति में महिलाएं आती हैं 90% महिलाएं नेताओं के बेड से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। इस मामले को लेकर के भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं जमशेदपुर से खबर, जो तीसरा बम मिला था स्वर्णरेखा नदी में और बताया जा रहा है कि उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है, चूंकि कल तक खबर यही मिल रही थी कि उसे डिफ्यूज नहीं किया गया है, चूंकि कल परमिशन दिल्ली से नहीं मिली थी, लेकिन आज परमिशन मिलने के बाद सेना और बम निरोधक टीम ने यह कार्रवाई की है। यानी कि दिल्ली से मिले निर्देश के बाद डिफ्यूज किया गया है। 2 किलोमीटर इलाके को सील किया गया। डिफ्यूज होते ही आसमान में दिखा बारूद का गुब्बार। गांव के लोगों ने हालांकि अब राहत की सांस ली है। पहले भी स्वर्णरेखा नदी में 2 बम मिले थे। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। मिसाइल बम डिफ्यूज कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जमशेदपुर में जो वो मिसाइल बम मिला था उसे डिफ्यूज किया गया, लेकिन किस तरीके से इसको डिफ्यूज किया गया है और कब परमिशन जो है वो दिल्ली से मिल गई, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। को बता दूं कि कल ही जो है ये भारतीय सेना और बम निरोधक टीम और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये बम को डिफ्यूज करने की तैयारी थी, मगर दिल्ली से जो निर्देश नहीं मिला उसके बाद जो है कल शाम इसे स्थगित कर दिया गया। और आज सुबह 10 बजे ये वहां से दिल्ली से जैसे ही निर्देश मिला कि बम डिफ्यूज किया जाए, उसके बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री जो है संजय सेठ ने भी इसकी जानकारी दी। और उसके बाद सेना के जवान सुबह से ही पूरी तरह से मुस्तैद हुए और इसके बाद जो पूरी तरह से जो तैयारी थी उसे शुरू किया गया। और लगभग 11
10:45 में जो है इस बम को डिफ्यूज किया गया। हादसा की सफलतापूर्वक ये पूरी तरह से बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि जब ये बम ब्लास्ट हुआ तो 100 से 150 फीट ऊपर जो है बारूद के गोले जो पूरी तरह से बिखर पड़े और बड़ी दूर तक जो है इसका धमाका सुनने को आवाज दिखा। हालांकि सेना के जवानों ने सुरक्षा को देखते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूरी दायरे जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया था। गाँव के लोगों को भी मनाही थी वहाँ जाने से और मीडिया कर्मियों को भी काफी 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया था। और बम जो है वो नदी के 30 फीट गड्ढे खोदे गए थे और उसमें बम को रखा गया था। उसके बाद डायनामाइट बिछाकर और इसका तार जो है 2 किलोमीटर दूरी तक तार को बिछाया गया था। 2 किलोमीटर दूर से भारतीय सेना के जवान जो है इसे ब्लास्ट करते हैं। उसका जैसे ही ब्लास्ट होता है तो जो 227 किलो का ये बम मिला था इसे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के धमाका जो है काफी दूर तक सुनाई दिया और इसके जो बारूद के गोले थे वो लगभग आसमान में 150 फीट ऊपर गए हैं। हालांकि इससे किसी तरह कोई माल और किसी तरह नुकसान नहीं हुआ। सफलतापूर्वक इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया है और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार गांव के लोग डरे समे हुए थे, क्योंकि 3 बम अब तक 3 बम मिल चुके हैं और तीनों को सफलतापूर्वक जो है ये डिफ्यूज कर दिया गया है। ये राहत की बात है। क्या इस बारे में कुछ पता लग पाया कि ये बम कहां से इस नदी में आए हैं? जी बता दूं कि जिस तरह प्रशासन के लोग हो या स्थानीय गांव के लोग हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस दौरान जो है ये गलती से यहाँ पर इस इलाके में जो है नदी किनारे बम को गिराया गया था। हालांकि नदी में पानी होने के चलते और कादा होने के चलते ये बम जो है वो जमीन के अंदर धंस गया था, जिससे ये ब्लास्ट नहीं हुआ था। हालांकि जैसे ही अब पानी कम हो रहा है, बालू की खुदाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बम एक के बाद एक निकल रहे हैं। हालांकि अभी ने सेना के जवानों ने साफ तौर पर कहा कि अब इस डिफ्यूज के बाद इसे पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा कि जिससे कहीं और बम होंगे तो उसे भी निकाला जाएगा और उसे भी डिफ्यूज किया जाएगा, जिससे एक बड़ा कहीं किसी तरह का कोई खतरा ना हो। उसको लेकर अभी पूरी सेना जो है वो अब नदी के चारों तरफ लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाएगी और अगर और बम निकलता है तो उसे भी डिफ्यूज करने की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्वर्णरेखा नदी के किनारे ये बम जो है मिला था और काफी दिनों से ये कोशिश हो रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी डिफ्यूज किया जा सके, लेकिन कल तक परमिशन दिल्ली से नहीं मिली थी। लेकिन आज बताया जा रहा है कि जो तीसरा बम है उसे निर्देश के अनुसार डिफ्यूज किया गया है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ लोगों को काफी दूर तक यानी कि 2 किलोमीटर तक पूरा जो एरिया है वो खाली करा दिया था। किसी को आने की यहाँ पर अनुमति नहीं थी। बम निरोधक टीम ने इसे डिफ्यूज किया है। अब देखिए खबर मिल रही है बगहा से, जहां बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला है और जैसे ही ये शव बरामद हुआ है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये मामला नगर थाना के पुअर हाउस इलाके का बताया जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। हत्या है या आत्महत्या है ये पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी है, लेकिन काफी दहशत है, आक्रोश का भी माहौल है। ग्रामीणों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। चलिए बात करते हैं मौसम की मार की। देखिए इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और खासतौर पर पटना की बात कर लें तो यहां पर तापमान काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, जिसके कारण आम लोग घर से बाहर निकलने में काफी कतरा रहे हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो सत्तू का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं और इसको सत्तू को देसी हॉर्लिक्स कहा जाता है। प्रचंड गर्मी में सत्तू जो है लोगों के लिए सहारा बना हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं पटना में गर्मी से बचाव के लिए लोग सत्तू का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी लाभदायक होता है। अप्रैल के महीने में ही सूर्य की तपिश लोगों को जला रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और प्रचंड रूप दिखाएगी।
हीट वेव का अलर्ट भी जारी हो गया है। बिहार के लगभग 18 ऐसे जिले हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और ऐसे में लू से बचने के लिए लोग सत्तू का सहारा ले रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं गर्मी प्रचंड है और ऐसे में जहां भी सत्तू मिल रहा है लोगों की भीड़ भाड़ वहां जरूर नजर आ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग सत्तू पी रहे हैं क्योंकि सत्तू ही हीट वेव से बचाएगा। गर्मी बहुत है, सत्तू पी रहे हैं। हाँ तो सत्तू तो सेहत के लिए भी ठीक है, लू से भी बचाएगा। लू से भी बचाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है जी, यहाँ का बनाते भी अच्छा है, सत्तू बनाते भी बहुत अच्छा भी अच्छा है। बिल्कुल, और भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है। सत्तू पीने आए हैं? हाँ, गर्मी से बचाओ। बस वही बात है। हाँ। गर्मी का बचाव है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और लू से भी हाँ, बचाएगा। सब चीज से अच्छा है। कितनी बिक्री हो रही है? पूरा ग्लास भर भर के लोग सत्तू पिला रहे हैं सबको आप। जी, बिक्री बढ़ गई है। हाँ बिक्री तो बढ़ गई है। फायदेमंद है इससे हीट वेव में। इसमें है गर्मी के लिए सबसे बढ़िया शुद्ध नाश्ता है। हाँ। और इसको 2 गिलास पी लीजिए, फिर होगा पानी पीते रहिए। बहुत शरीर का ताकत बनेले रहता है, इससे जो है कि ताकत मिलता है। मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है और गर्मी से बचाएगा भी। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो सत्तू है वो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आम के शरबत की भी डिमांड है। आम का जो शरबत का डिमांड है, गर्मी को काट करता है लोगों को से लहर से इसको मतलब लू लग गया तो आम की शरबत पीजिए। अगर पहले डॉक्टर जो भी कहते हैं कि सबसे पहले आम को शरबत पीजिए, देह में आम लगाइए पकाकर, और उसके बाद जो है कि आप उसको ठंडा चीज़ को खाइए। बिल्कुल, तो देखिए जो आम है, आम पन्ना जिसे कहते हैं, उसकी भी बहुत डिमांड है क्योंकि अगर लू लग जाती है आपको तो आम ही आपका बचाव करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लू ना लगे तो ऐसे में पहले से ही आप आम का सेवन कर सकते हैं, आम के शरबत पी सकते हैं। यही वजह है कि सत्तू के साथ साथ आम के शरबत की भी खूब डिमांड हो रही है। हीट वेव से बचने के लिए लोग अलग अलग ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं, जिसमें सत्तू सबसे पहले नंबर पे आता है क्योंकि सत्तू हेल्थ के लिए भी अच्छा है और लू से भी आपका बचाव करेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, गोपालगंज में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर गैस ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आपको बताते चलें, इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ है और ब्लास्ट के बाद आग इतनी तेजी से फैली है कि करीब 21 दुकानें जल गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान हुआ है। 21 दुकानें जो हैं वो जल गई हैं। ये भीषण आगलगी की खबर है। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लछवाड़ दुर्गा मंदिर परिसर की घटना के पास की दरअसल ये घटना है। 36 मोटरसाइकिल से लेकर बहुत सब सामान जला हुआ है। दुकान का तो एक भी सामान बचा नहीं है। प्रशासन बहुत तत्परता, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने थानाध्यक्ष सहित पूरे सीओ सहित सभी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक्टिव होकर ये सब आग पर काबू पाया गया। और इस वक्त खबर मिल रही है भागलपुर से, जहां बताया जा रहा है कि एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गुटखा नहीं देने पर दुकान में ही आग लगा दी एक युवक ने। और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में भीमकित्ता चौक की यह घटना है। आग लगाने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भागलपुर से एक खबर है, गुटखा नहीं देने पर युवक ने दुकान को आग के हवाले कर दिया है। ये आप देखिए किस तरीके से आग लगाने के बाद ये युवक जो है नकाब बांध करके भागता हुआ नजर आया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। जिसने आग लगाई है और आग लगा के भागा है वो आप साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख सकते हैं। ये देखिए, आग लगा दी और वहां से भाग गया है। किस मानसिकता का यह व्यक्ति होगा जिसने सिर्फ गुटखा देने से मना करने पर दुकान में आग लगाई है। इस व्यक्ति को पकड़कर इस पर कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।